आज हम पढ़ेंगे महेश कुमार वर्णवाल की बुक जो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। उसमें हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। जैसे देखिए ये लिखा है मतलब भूगोल, ठीक है, भारत एवं विश्व। लेकिन हम ये जो फिगर बना हुआ है ये पूरे वर्ल्ड मैप है। देखिए ये यहाँ से अगर आप आएंगे, ठीक है, ये पूरा ये इतना जितना दिख रहा है ये है एशिया, मतलब ये इतना इधर जो साइड देख रहे हैं ये है एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप इतना पूरा, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका इतना पूरा, ये ग्रीनलैंड है। इधर साइड में आएंगे तो अंटार्कटिका है और इधर आर्कटिक है, ठीक। तो ये है वर्ल्ड मैप। और फिर नीचे देखते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग है भारत का भूगोल, ठीक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जैसे कि ये पृथ्वी हमारी हो गई और बीच में से कट कर दें अगर तो इधर का भाग कहलाएगा क्या, इसको बोलेंगे इस तरह अगर कर दें तो इतना पूरा ये पोर्शन कहलाएगा उत्तरी भाग और ये इतना पोर्शन पूरा कहलाएगा क्या कहलाएगा, दक्षिणी भाग। और ये इतना इधर का पूरा पार्ट कहलाएगा पूर्वी और ये इतना पूरा पार्ट कहलाएगा जो है पश्चिमी। तो हमारा भारत जो है वो ये इधर साइड में मतलब यहाँ से, ठीक, लेके और इधर साइड में स्थित है, मतलब यहाँ पे, इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आता है उत्तर और यहाँ आता है पूर्व, तो इसीलिए उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है भारत हमारा, ठीक। इसका कहने का मतलब ये हुआ। फिर आगे देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आएंगे तो ये भारत का फिगर है, यहाँ पे जो है क्या लिखा है उत्तरतम बिंदु, ठीक, यहाँ पे पड़ता है K2। और फिर इसके बाद में ये जो है देशांतरीय दिया है, देशांतरीय विस्तार 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट का समय दिया है। और ये पॉइंट जो है ये है 97 25 और इधर आएंगे तो उसको 68 डिग्री 7 बोलेंगे। और फिर इधर नीचे साइड में आएंगे इसको बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु, तो ये है 8.4, ठीक है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट। और ये भारत और मतलब यहाँ पे आ जाएगा श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि द्वारा दोनों अलग होते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे पड़ता है क्या, बंगाल की खाड़ी। ये जो छोटे छोटे जो द्वीप बने हैं ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर ये म्यांमार है, ठीक। और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सौराष्ट्र, मतलब इधर बोला जाता है सौराष्ट्र गुजरात, ये गुजरात का एरिया है। और फिर इधर यहाँ पे दादरा व नगर हवेली तथा दमन द्वीप है, इधर अरब सागर है। और तट रेखा जो ये वाला दिख रहा है इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर। और इधर जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसको लक्षद्वीप बोलते हैं। भारत का मुख्य भूमि जो दक्षिणतम बिंदु है वो है केप केमोरिन कन्याकुमारी में, और यहाँ पे हमारी दिल्ली आती है। और अगर हम देखें यहाँ क्या है, ये पश्चिमी से लेके पूर्वी तक इसका जो विस्तार है मतलब चौड़ाई वो है 2933 और लंबाई की बात करें यहाँ से लेके यहाँ के तो 3000, मतलब यहाँ दक्षिणतम से लेके और यहाँ उत्तर इन दोनों के बीच में जो अधिकतम लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। तो ये, और इधर आप जानते हैं इधर पाकिस्तान आ जाता है, तो ये भारत और पाकिस्तान का मतलब क्षेत्र है कितना, ये ठीक से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे आएंगे तो ये बांग्लादेश है, यहाँ पे छोटा सा ये भूटान का एरिया इतना है, इधर चीन आता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में स्थान है 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम जो है वो है 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर, जो कि हम आपको बता चुके हैं। जैसे मान लो ये भारत है हमारा, तो इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम 2933
और यहाँ उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर। फिर आगे है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4%। ठीक। भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब लेटीट्यूड एक्सपेंशन क्या है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश। मतलब देखो अगर हम ये जान लो, इमेजिन करो कि ये भारत है, ठीक है, कह रहा अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ हो जाएगा, जो है ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, देखिए अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना हो जाएगा, यहाँ ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है। फिर हम आगे देखें देशांतर रेखाएं, मतलब कि लॉन्गिट्यूड लाइन निर्धारित करती हैं। तो ये जो है देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड, वो क्या निर्धारित करती हैं, तो समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। ठीक। फिर कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर हम आगे देखते हैं। फिर देखिए भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरते हैं, कर्क रेखा कौन से गुजरते हैं, देखो अगर हम मान लें यहाँ पे, ठीक है, ये भारत है, ठीक, ऐसे कुछ है इसका ये, तो भारत जो है, भारत से कर्क रेखा मान लो बीच से गुजरती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने राज्य आएंगे, तो 8। कौन कौन से, पहले यहाँ पे पड़ेगा गुजरात, मान लो कि यहाँ पे गुजरात, ठीक, गुजरात के बाद जब इधर आएंगे तो यहाँ पे एमपी के बाद इधर आएंगे झारखंड के बाद इधर आएंगे, तो यहाँ पे पड़ेगा क्या, देखो फिर से यहाँ पे पड़ेगा गुजरात, फिर थोड़ा आगे आएंगे तो राजस्थान के बाद तीसरे पे आएगा मध्य प्रदेश के बाद आएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा क्या, छत्तीसगढ़ के बाद में आएंगे यहाँ पे झारखंड के बाद में आएंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा। ठीक। पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ आएंगे तो यहाँ छोटा सा लटकता हुआ पार्ट पड़ेगा क्या, त्रिपुरा के बाद में यहाँ पे सबसे लास्ट में मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर हम आगे देखते हैं कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड विभाजित करता है, तो ये करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, ये गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किवीथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर रहता है, तो वो रहता है 2 घंटे का। जैसे ये भारत है, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक, भारत के पश्चिमी बिंदु ये हो गया पश्चिमी बिंदु, यहाँ पे पड़ता है गौर माता गुजरात में, तथा पूर्वी बिंदु ये, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में किवीथु। इनके मध्य ये जो बीच की दूरी है, सूर्योदय मतलब सुबह कब होती है और शाम के समय कितने घंटे का अंतर होता है। मान लो यहाँ पे अगर सुबह 8 बजे हो गई तो यहाँ पे सुबह 10 बजे होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। फिर आगे है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है क्या लिखा है, 82 मतलब 82.5 किस शहर से होकर गुजरती है, तो ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। फिर है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT में कितने घंटे का अंतर होता है, तो ये 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगर मान लो कहीं भी दूसरे देश में, ठीक है, जो ग्रीनविच वहाँ लंदन में पड़ता है, ठीक, वहाँ पे अगर वहाँ के टाइम और हमारे टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि यदि भारतीय मानक यामोत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर माध्यम है तो वो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होता है, अपराह्न होगा। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर ये माध्यम है तो 120 डिग्री पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय पर 2:30 अपराह्न होगा। देखो फिर से देख लो एक बार, यदि भारतीय मानक यामोत्तर
पर माध्याह्न मतलब दोपहर का समय है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 जो है अपराह्न। भारत का जो है सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट है। क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है इंदिरा पॉइंट। फिर अगला है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पे, जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह मतलब ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है उसको हम कहते हैं सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का है। फिर आगे है भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो ये लगभग 30 डिग्री का अंतर है। फिर आगे देखते हैं कि भारतीय मानक समय से रेखा जो 82 डिग्री, ठीक है 82 यानी कि 82.5 डिग्री जो है वो 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर हम आगे देखें तो अब हम आगे देखेंगे भारत का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, ये देखिए यहाँ पे है लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये क्या है, ये है उत्तराखंड के नीचे आएंगे तो ये है उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे ये है कि क्या है, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, ये इतना एरिया है उत्तर प्रदेश। और ये इतना कौन सा राज्य है, ये है लद्दाख। और ये इतना है हिमाचल प्रदेश, ये इतना है जम्मू कश्मीर, ये है पंजाब, ठीक, और ये है हरियाणा। फिर आगे आएंगे तो ये इतना बड़ा एरिया है राजस्थान, ठीक। फिर नीचे आएंगे तो ये है मध्य प्रदेश का एरिया। यहाँ फिर नीचे आएंगे तो ये है गुजरात, ठीक, और यहीं पे पड़ता है ये दमन पड़ता है। फिर इधर साइड में आएंगे तो यहाँ पड़ता है बिहार और नीचे इसके पड़ता है झारखंड, क्या पड़ता है, झारखंड। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे सिक्किम पड़ता है। फिर आएंगे ये जो एरिया है इधर, ये इतना है अरुणाचल प्रदेश और ये इतना एरिया है असम का। ये नीचे पॉइंट पड़ता है, ये मेघालय है। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये नागालैंड, फिर इसके बाद में यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम पड़ेगा, ये त्रिपुरा है, ठीक। और ये इतना पार्ट जो है ये भी पश्चिम बंगाल का ही आता है। फिर इधर आएंगे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा है उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़। इधर ये है तेलंगाना। फिर इसके बाद में इसके नीचे आओगे तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर ये है महाराष्ट्र है इतना पूरा एरिया। फिर यहाँ पे पड़ता है गोवा। फिर इसके नीचे आओगे तो ये है तमिलनाडु। फिर ये है कर्नाटक और फिर नीचे आओगे तो केरल। तो ये तो हो गए हमारे भारत और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर हम आगे देखें, अगर हम बात करें दादरा व नगर हवेली, ठीक, दादरा व नगर हवेली की बात करें तो दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। ये पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी का नाम दमन है। अगर हम बात करें देश की जो चतुर्दिक अंतिम सीमा है वो उसमें देखें तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरतम बिंदु जो है वो है इंदिरा काल जम्मू कश्मीर। पश्चिमोत्तर बिंदु ये है गौर माता या गुहार मोती, ये गुजरात में पड़ता है। पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो किबिथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बात करें जो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम
तो अगर उत्तर मतलब यहाँ से लेके और दक्षिण में क्रम देखें तो यहाँ पे पड़ेगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल, फिर धौलाधार, फिर शिवालिक। फिर देखो किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध यानी कि समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित है, तो यह है फ्रांस। फ्रांस मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है, तो वो है फ्रांस के पास। फिर देखो भारतीय मानक समय रेखा एवं जो है कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कौन सा, एक तो भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, और क्या कर्क रेखा, ये जो है कर्क रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पे कट करते हैं, जो ये पॉइंट है इसको कहेंगे ये छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है। फिर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो ये है 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक किस भारतीय क्षेत्र को स्पर्श करती है, तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश को। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो ये करती है 7। फिर अगला क्वेश्चन है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप व हैवलॉक द्वीप का जो है परिवर्तित नाम क्या है, तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और शहीद द्वीप और स्वराज। फिर अगला है कि भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो ये पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से जो है अलग होता है। फिर है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा हो जाएगा। फिर देखो लिखा है, देखो भारत के महत्वपूर्ण चैनल, अगर 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आता है 9 डिग्री, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के 8 डिग्री किससे, मालदीव और मिनिकॉय। ग्रेट या महान चैनल वो जो है सुमात्रा को बोलते हैं, ये इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है। फिर पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक यानी कि निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका, ये मुंबई में है। माहिम क्रीक जो है ये मुंबई में। फिर कच्छ की खाड़ी, ये पश्चिमी गुजरात में। खंभात की खाड़ी, ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। फिर अगला है लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। फिर है मन्नार की खाड़ी जो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जल डमरू जो है ये कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। फिर है डंकन पास, ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। फिर है 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार के मध्य। अगर हम बात करें विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो अगर हम देखें बांग्लादेश की लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी सीमा जो है उसका नाम है रेड क्लिफ। और सीमा से संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उनकी संख्या, तो बांग्लादेश से कितने मतलब भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 5, एक पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर अगला चीन की बात करें तो चीन की लंबाई और भारत के जो सीमा के बीच की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है और ये इस रेखा का नाम है मैकमोहन। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको मैकमोहन कहते हैं और ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर और इस हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। यहाँ पे हमारे भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। फिर हम बात करें नेपाल की, नेपाल और भारत के बीच सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर और इससे हमारे भारत के 5 राज्य
जो है सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। फिर हम बात करें म्यांमार और भारत के बीच की लंबाई है 1643 किलोमीटर। इससे हमारे भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। फिर हम भूटान की बात करते हैं। भूटान जो है 699 किलोमीटर लंबाई का सीमा बनाता है। इसे 4 राज्य भारत के सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर अफगानिस्तान और भारत के बीच की लंबाई 106 किलोमीटर है और ये इसके बीच की जो सीमा का नाम है उसको हम बोलते हैं डूरंड रेखा। और इसे सिर्फ और सिर्फ एक भारत का राज्य सीमा बनाता है, लद्दाख। अगर हम टोटल देखें लंबाई तो ये, अगर हम बात करें मैक-मोहन रेखा, ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में वो सीमा रेखा जो है 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैक-मोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण सर हेनरी मैक-मोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। अगर हम बात करें कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में, तो ये जो है विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण जो है बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का निर्धारण जो नाम है वो रेड क्लिफ रखा गया। और अगर हम देखें तो एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, मतलब जो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। अब हम भारत एक दृष्टि में अगर देखें तो देश जो है, देश कौन सा, भारत, और इसके नाम जो है और अनेक नाम हैं। जैसे क्या नाम है, भारत को आर्यवर्त कहते हैं, जम्बूद्वीप कहते हैं, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, इतने नाम हैं भारत के। और इसकी राजधानी क्या है भारत की, तो है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। फिर देखिए देशांतरीय विस्तार, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। ज्यामितीय आकार कैसा है, तो ये कुछ चतुष्फलकीय है। जैसे जो इंडिया का बनावट ऐसे है, तो अगर ऐसे से देखें तो इसका बनावट क्या है, चतुष्फलकीय है। फिर मानक समय जो है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्ज़ापुर का समय यानी कि ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और 82 मतलब 82.5 पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर आगे बात करें तो भौगोलिक विस्तार है लंबाई के अकॉर्डिंग, ये उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर, चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। फिर बात करें स्थलीय सीमा, तो ये 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक और संलग्न क्षेत्र वो है प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। और जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पे है। और भारत की कुल जनसंख्या अगर बात करें तो ये है कितना, अगर बात करें 1 करोड़ 8,54,977 यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17.5% अकेले भारत का है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान तो ये है, पहले द्वितीय था, प्रथम चीन, लेकिन अभी मतलब जनगणना जो हुई है उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो गई है। पुरुष देखें तो पुरुष हैं कितना है
इसमें से पुरुष जनसंख्या यह है 62,32,70,298 और महिला है 58 करोड़, मतलब 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 83.37 करोड़ यानी कि 68.8%। शहरी जनसंख्या वो है 37.71 करोड़ यानी कि 31.16%। अगर हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 17.64% यानी कि 2001-2011। लिंगानुपात की बात करें तो 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर और शिशु लिंगानुपात वो 918 प्रति हज़ार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और हम आगे देखें तो पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार जो है वो तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्य में अवस्थित है। क्या है? पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु, कराईकल, केरल का माहे, आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में अवस्थित है या स्थित है। भारत की कुल साक्षरता कितना है? 74.04%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 82.14%, महिला साक्षरता है 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या यानी कि 20,13,78,086 कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का 8.6%। भारत में राज्यों की संख्या है 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में है 10.7% और भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है 18.6%। भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7% और भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43.0%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। फिर बात करें समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संलग्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या है 23। फिर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 962 यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक। बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में है 13 और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम हाथी है और भारत में राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। फिर भारत में राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस जो है बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो नूसीफेरा। फिर राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला बात करें भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। भारत का राजकीय भाषा हिंदी और भारत का राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी और भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन यानी कि प्लेटिनिस्टा गैंगटिका है। अगला हम देखेंगे भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। फिर अगला है भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। भूगर्भिक जो संरचना है यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय, एक इधर साइड में हिमालय का क्षेत्र, एक उत्तर का मैदान और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर देखो ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय जो है वो है मध्य प्रदेश मतलब मध्य हिमालय, वाह या उप हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय।
हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी है, तो वो है बृहत हिमालय। फिर उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो उसे भाबर कहते हैं। फिर हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो यह है शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो यह है गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 600 से 1200 मीटर है। फिर लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये है शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो यह है सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यह है हिमाद्री बृहत हिमालय। फिर बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह 6010 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। किसकी ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, मतलब पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो ये लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय यानी कि वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, तो ये हैं वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो ये है 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये है अनाईमुडी 2695 मीटर जो केरल में है। नीलगिरी पर्वत माला का विस्तार किन राज्यों में है, तो ये है तमिलनाडु एवं केरल। अगला है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं, तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच। फिर अगला है सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये है K2 गार्डविन ऑस्टिन जिसकी जो है 8611 मीटर जिसकी लंबाई। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कारापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। फिर आगे देखें तो इसको हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पड़ता है ये K2 गार्डविन ऑस्टिन जो अभी बताए थे, ये पूरा ये सब है जो है कुल्लुल श्रेणी है। यहाँ पे पामीर का पठार है। यह है हिंदुकुश श्रेणी। यहाँ आएंगे तो ये है नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। फिर यहाँ पे ये जो नदी आई है सिंधु नदी है। यहाँ से ये झेलम नदी आई है, ये मीनाग, ये रावी और ये सतलज नदी है। फिर आएंगे यहाँ पे ये जो है ये है लद्दाख श्रेणी। फिर इसके नीचे आएंगे तो ये है जास्कर श्रेणी और यहाँ पे जो है ये पीर पंजाल है और ये जो है ये इसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी, ठीक है। फिर ये जो है ये श्रेणी जो है ये धौलाधार है, ये शिवालिक है और इसको कहते हैं हम बृहत हिमालय। फिर अगर बात करें यहाँ पे एक नंदा देवी पर्वत है। फिर उसके नीचे आएंगे तो धौलागिरी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8167 मीटर है और नंदा की ऊंचाई है नंदा देवी की 7816 मीटर। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। फिर उसके नीचे आएंगे जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। फिर उसके नीचे आएंगे तो मकालू पड़ता है, मकालू की ऊंचाई है 8481 मीटर। फिर इसके नीचे कंचनजंगा
जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। फिर यहाँ पे एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं सांगपो, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ नामचा पर्वत पड़ता है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,782 मीटर। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक डफला पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पे मिकिर पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पे गारी खासी जयंत कौन सी पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। यहाँ पटकाई बुम है, यहाँ इसको बोलते हैं नागा पहाड़ियाँ। यहाँ पे लुसाई पहाड़ियाँ हैं, इसको बोलते हैं अराकानियोमा श्रेणी। फिर इधर सेकंड नंबर पे मध्य हिमालय है। फिर यहाँ पे एक नदी जिसको बोलते हैं गंडक नदी, यहाँ पे घाघरा नदी है ये। फिर ये जो है यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है। फिर यहाँ से ये यमुना नदी, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से ये निकल के फिर यहाँ पे आती है। इसके बाद यहाँ पे आके यमुना में चंबल मिलती है। फिर ये बेतवा आती है मिलती है, यहाँ से कैमूर की पहाड़ी है और ये बुंदेलखंड यहाँ पे है। ये जो है राज महल पहाड़ी है, इस क्षेत्र को हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। फिर इसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार। ये है अरावली श्रेणी, यहाँ पे मरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं। फिर यहाँ पे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। यहाँ है मालवा का पठार, ये है कच्छ का रण। फिर यहाँ पड़ता है काठियावाड़ प्रायद्वीप जिसकी ऊंची चोटी है गिर पर्वत। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे एक नदी है माही नदी, और फिर यहाँ से एक नदी है नर्मदा और ये है ताप्ती नदी। फिर ये क्या है, ये है सतपुड़ा श्रेणी और यहाँ पे इसको बोलते हैं सातमाला जिसकी ऊंचाई जो है 1,567 मीटर है। फिर इसके नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई जिसकी ऊंचाई है 1,646 मीटर और सातमाला की ऊंचाई 1,567 मीटर है। फिर यहाँ पे आएंगे, महाराष्ट्र में ही पड़ता है अजंता श्रेणी, महाराष्ट्र के पठार में। यहाँ पे पड़ता है थाल घाट, फिर उसके नीचे भोर घाट है। फिर इस वाले तट को बोलते हैं मरी जाती है। फिर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। इस तट को क्या बोलते हैं कोंकण। यहाँ पे एक चोटी है महाबलेश्वर। फिर ये इसको बोलते हैं मालाबार तट। यहाँ पे एक नदी है कावेरी नदी, ये है कर्नाटक का पठार। ये है दक्षिण भारत का पठार, यहाँ से एक कृष्णा नदी है। फिर ये है तेलंगाना का पठार। इधर है उत्तरी सरकार जो उड़ीसा में पड़ती है, यहाँ पे महानदी है, इसको बोलते हैं मलयगिरी जिसकी ऊंचाई 1,187 मीटर है। इस तट को हम बोलते हैं उत्कल का मैदान। फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1,680 मीटर है। फिर इसको बोलते हैं जिंघागड़ा चोटी जिसकी ऊंचाई जो है 1,690 मीटर है। फिर यहाँ पे है अरामानकोंडा, ये है अरमाकोंडा 1,680 मीटर। फिर यहाँ पे आएगा नल्ला मल्ला हिल्स। फिर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जवादी। फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ये है आंध्र का मैदान। फिर इसी को बोलते हैं पूर्वी घाट, यहाँ पे इसकी ऊंची चोटी है सेवराय की पहाड़ी बोलते हैं, ये तमिलनाडु का मैदान है। यहाँ पे इसको बोलते हैं अन्नामलाई जिसकी ऊंची सबसे चोटी है उसका बोलते हैं कार्डामम इलायची की पहाड़ी। और ये है पाल घाट, इधर इतना है माला बार। और यहाँ पे ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी है जो है ये क्या है थाल घाट, ठीक। फिर इसके बाद में इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। फिर यहाँ पे ये जो अनाई मुडी है 2,695 मीटर इसकी ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुडी। फिर नीचे आएंगे, अन्नामलाई पर ही ये कार्डमम इलायची पहाड़ी है। फिर ये है महेंद्रगिरी, भारत मुख्य भूमि से इसकी सबसे जो है दक्षिणतम चोटी है। फिर ये तो श्रीलंका है। अगर बात करें इस तरह जो चित्र बना था उसको बोलते थे पर्वत। इस तरह का चित्र जो बना है इसमें ये मरुस्थल और ये है पठार, ठीक। और इसको दर्रा बोले हैं जहाँ दो लाइनिंग बना है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखो माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो ये तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत रेखा
कौन है? तो यह गुरु शिखर 1722 मीटर जो राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में। फिर आगे देखते हैं। इधर मैंने बताया ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर यहाँ पे सैंडल पीक, फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक 732 मीटर। फिर अगर हम बात करें कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कौन सा घाटी है? कुल्लू घाटी। फिर पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। फिर आगे हम देखें तो उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। मतलब उत्तराखंड में जो कोड़धारी वन है उनके छोटे घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार बोल। फिर आगे देखें तो लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा जो है स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। हिमरेखा पूर्वी हिमालय में 3500 मीटर ऊंचाई पर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। फिर भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में पड़ता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। और मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। कौन? मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। फिर भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो ये पैलियोजोइक महाकाल में जो है निर्मित हुए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है। क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। फिर दंडकारण्य क्षेत्र जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार, पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। फिर भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो ये मुंबई। भारत का औसत समुद्र तट जो है किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। फिर किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो ये 9 राज्य जो हैं समुद्री तट वाले हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य कौन से हैं? गुजरात में तट है, तमिलनाडु, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, दादर एवं नागर हवेली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, केरल, उड़ीसा। ये सब जो हैं भारत के तटीय राज्य हैं जिनकी राज्य की सीमा है वो जल से मिलती है। फिर देखिए प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल को रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो ये हिंद महासागर का नाम रत्नाकर था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसको केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी है? तो ये है सैंडल पीक। फिर हम आगे देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। फिर 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से। फिर बैरन द्वीप अवस्थित है तो ये बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो ये लक्षद्वीप।
मिनिकॉय भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप को श्रेणी में आता है। कौन सा? मिनिकॉय जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो यह है पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो यह है मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद की जड़ है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कौन? बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। फिर मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो इसको मालेशिस बेसिन के नाम से जाना जाता है मिजोरम को। फिर हम आगे देखते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। तो इधर शिखर दिया हुआ है, ये देश है, ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट ये जो है कौन से देश में आता है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 है मीटर में। केटू या गार्डविन आस्टीन, चाहे केटू बोलो चाहे गार्डविन आस्टीन, इसको भारत में है, इसको पाक के नाम से जाना जाता है। पाक ये 8,611 मीटर है। फिर कंचनजंगा ये भारत नेपाल सीमा पर है, इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,586 मीटर। फिर मकालू ये नेपाल में, इसको 8,481 मीटर इसका ऊंचाई है। फिर धौलागिरी ये नेपाल में 8,167 मीटर। नंगा जो है नंगा पर्वत ये भारत में पड़ता है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 8,000 कुछ समथिंग है। फिर है नंदा देवी ये जो है भारत में, इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर। कामेत जो है ये भारत में पड़ता है, इसकी जो है 7.756 मीटर ऊंचाई है। फिर नामचा बरवा ये तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत चीन जो है ये 7,782 मीटर ऊंचाई है। गुरुला मंथाता ये जो है तिब्बत चीन में, इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। फिर हम आगे देखें, देखो सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। किसको? सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला हम जलवायु देखेंगे, क्लाइमेट। ठीक है।